हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मजेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो चैप्टर चल रहा है हमारा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन चैप्टर में हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। अगर नहीं देखी हो तो देखी है तो वेल एंड गुड। तो हेनरीज लॉ को बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े मजेदार तरीके से समझेंगे। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। बस करना क्या है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, मन लगा के देखना है। और हो सके तो कॉपी कलम किताब लेकर भी आप बैठ सकते हो। जो जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप उसको नोट करते जाओ, ताकि आप फ्यूचर में भी चाहो तो उसको याद कर सकते हो, या जब आपके एग्जाम के टाइम आए तो आप उसको पढ़ो और जाके अच्छे से एग्जाम को रगड़ दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख दूं, जो कि है सॉल्यूशन। तो करना क्या है हमें, आज हमारा मेन टॉपिक है, जो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। पर हेनरीज लॉ को जानने से पहले, समझने से पहले हम बात करते हैं फैक्टर affecting solubility of gas in liquid। तो पहले आप ये जान लो कि गैस को लिक्विड में घुलने के लिए किस किस फैक्टर पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेचर। देखो, ये गैस का खुद का नेचर है, वो किस लिक्विड में डुबकी लगानी चाहेगी, किस लिक्विड में डुबकी नहीं लगानी चाहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये N2O2 H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जो गैस हैं ये लेस सोल्यूबल है इन वाटर, लेस सोल्यूबल इन वाटर, वो इनकी मर्जी। पर अगर आप CO2 HCl अगर देखा जाए तो, या CO2 HCl एंड NH3 देखा जाए तो ये हाईली सोल्यूबल है इन वाटर में। गैस ये भी है, गैस ये भी है, ठीक है। तो ये हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये क्यों? क्योंकि ये इनकी मर्जी। देखो, हर एक इंसान का अपने अपना मन होता है, मैं उससे बात करूंगा या नहीं करूंगा, ये मेरा नेचर है। ऐसी इन गैस का नेचर है, ये भाई लेस सोल्यूबल है इन वाटर में। जबकि अब आप देखोगे, अभी देखो कैसे दल बदलू हैं। यही नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मोर सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल, जबकि H2S एंड NH3 लेस सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई सबका नेचर है। वो देखेंगे कि हमारे सामने कौन सा सॉल्वेंट है, गैस देखेंगे कि हमें कौन से सॉल्वेंट में घुलना है, कौन से सॉल्वेंट में नहीं घुलना है। तो ये इनका नेचर है, हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं है। तो N2O2 H2 लेस सोल्यूबल इन वाटर, जबकि मोर सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल देन वाटर। ऐसी CO2 HCl NH3 हाईली सोल्यूबल इन वाटर, जबकि H2S एंड NH3 लेस सोल्यूबल इन इथाइल अल्कोहल। तो ये तो बात हुई उनके नेचर पे, कि ये नेचर पे डिपेंड करेगा कौन सी गैस किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होएगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। डस्टर कहाँ गया भाई? हाँ, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर पे गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से इफेक्ट करती है अभी बताते हैं। देखो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो सोल्यूबिलिटी है इन लिक्विड वो हो जाएगी डिक्रीज। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ लिक्विड क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड वो हो जाएगी डिक्रीज। अब देखो क्या कहता है कि जो गैस है और प्लस सॉल्वेंट है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हुआ सॉल्यूशन। तो
गैस हीट जो है, हीट क्या हो रही है, हीट हो रही है रिलीज, यानी ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप देख सकते हो अगर सॉल्यूशन को आप हीट दोगे तो गैस जो है वो सॉल्वेंट से अलग हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर आप सॉल्यूशन को हीट दे रहे हो या आप सॉल्यूशन को हीट दे रहे हो तो जो रिएक्शन है आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाएगी, जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हो कि जो सॉल्यूशन से गैस अलग हो जाएगी, यानी गैस और सॉल्वेंट एकदम सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे ही देखो जो O2 है एंड N2 है, इन दोनों की सोल्यूबिलिटी अलग अलग है। ग्राफ के थ्रू समझाता हूं आपको। ये है सोल्यूबिलिटी इन H2। अब देखो जो O2 की जो सोल्यूबिलिटी है, और यहां पे अगर मैं टेम्परेचर लिखूं तो जो O2 की जो सोल्यूबिलिटी है इन वाटर में वो ज्यादा है, ये O2 के लिए, और N2 की कम है। पर दोनों की सोल्यूबिलिटी घटती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो दोनों की सोल्यूबिलिटी क्या होएगी, घटती जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। तो आपको सेकंड फैक्टर भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। चलिए अब बात करते हैं प्रेशर। यही एक मेन रोल होने वाला है हेनरीज लॉ के अंदर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर पे गैस की सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड में किस तरीके से इफेक्ट करने वाली है उसको समझिए इस तरीके से। ये हम लेते हैं बीकर ए और ये लिया, सॉरी बीकर गलत बन गया, ये लिया बीकर बी। अब देखो दोनों में सॉल्यूशन है, और देखो कुछ गैस जो होएगी वो तो सॉल्यूशन के अंदर होएगी, कुछ गैस सॉल्यूशन के बाहर होएगी, कुछ गैस सॉल्यूशन के क्या है, बाहर है। ठीक, अब हमें इस पे क्या करना है, अब देखो जो इसमें सिचुएशन है एट P और ये एट T, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर प्रेशर पे इसकी ए की ये सोल्यूबिलिटी। अब क्या करो, टेम्परेचर को रहने दो दोनों के केस में सेम, जितना T है यहाँ पे उतना ही सेकंड वाले में भी T रख दिया हमने। अब जैसे ही हम इस पे प्रेशर को अप्लाई करेंगे, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। अभी देखो प्रेशर था इसके में इतना, अब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे। तो जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो दबाव होगा, आप पे भी प्रेशर मारूंगा आप चिपक जाओगे, तो ये क्या नहीं चिपकेगी, ये तो फिर भी इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो फिर भी बहुत खुले खुले हैं, ये पास आने को बेताब हो जाएंगे। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर पास आ जाएंगे। पास आएंगे तो ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो पानी में घुल जाएंगे अच्छे से। यानी आप दबाव डालोगे तो पानी की तरफ ही तो जा रहे, इसको फील करिए, अच्छे से समझिए। इसमें मेरे को ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई मैं जब प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इसके जो गैस की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, वो इकट्ठे हो जाएंगे, वॉल्यूम बेशक से कम हो जाएगा, पर क्योंकि देखो ये पूरे वॉल्यूम को कवर कर रखा है, प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम हो गया, पर कंसंट्रेशन तो बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ गई तो जो गैस की सोल्यूबिलिटी है इन लिक्विड में वो भी तो बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। देखो यहां पर चल रहा था एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जितनी गैस अंदर जा रही थी उतनी गैस बाहर आ रही थी, या आप कह सकते हो जितनी गैस डिसॉल्व हो रही थी उतनी गैस इवेपोरेट हो रही थी। अब यहां पर क्या होएगा, जैसे ही आप प्रेशर दोगे तो सोल्यूबिलिटी गैस की बढ़ेगी। कब तक, जब तक यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेट ना हो जाए। तो बस इसी बात को ना हेनरीज ने पकड़ लिया और बना दिया एक लॉ, और वो लॉ क्या है, चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं हेनरीज लॉ को। तो अब हम करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। तो यहां पे समझ लो कि हेनरीज लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चों को हेनरीज लॉ तो पता होता है, मैं भी डायरेक्ट बता सकता हूं, बस मैं सीधा लॉ लिख दूं, जो इक्वेशन है उसकी वो लिख दूं और बोल दूं कि ये है हेनरीज लॉ, बस हो गया आपका काम। तो नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको समझना है, वो भी अच्छे से समझना है। तो हेनरीज लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस होती है इन लिक्विड में, वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, नेचर पे, प्रेशर पे एंड टेम्परेचर पे।
तो जो प्रेशर वाला जो मुद्दा था ना, वही हेनरीज लॉ ने पकड़ लिया और उसके ऊपर छाप दिया अपना लॉ। तो हेनरीज लॉ किस चीज को समझा रहा है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ लिक्विड। तो सबसे पहले यहां पे समझ लो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आई बात समझ में, हेनरीज लॉ किस चीज को समझा रहा है कि भाई जब आप प्रेशर को घटाओगे या बढ़ाओगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी पे किस तरीके से फर्क पड़ेगी। किसकी सोल्यूबिलिटी? गैस की सोल्यूबिलिटी। कहां पर फर्क पड़ेगी? लिक्विड में। चलिए, तो देखो धीरे धीरे करके आपको हेनरीज लॉ की तरफ ले जाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हेनरीज लॉ ने क्या करा। आपको पता है जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ जाएगी। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? द मास ऑफ गैस dissolved in a unit volume of a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the liquid। तो देखो क्या कह रहा है, अगर मैं इतनी बड़ी बात को छोटी सी बात में लिखूं तो वो ये कह रहा है कि मास ऑफ द गैस जो है, कितनी मास ऑफ द गैस डिसॉल्व होएगी लिक्विड में, वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, या प्रेशर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसका ये हटाऊं तो ये आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा कि अब यहाँ पे m जो है बताऊं, ये है मास गैस की, ठीक है, P प्रेशर ऑफ द गैस, और K क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस एट पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये तो हो गई पहली बात। चलो इसको साइड में लिख लेते हैं। m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या m जो है इक्वल्स टू Kp। अब देखो ये तो था मास, हम कह रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ अ गैस। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। तो सोल्यूबिलिटी वाला टर्म आना चाहिए ना, तब जाके फील आएगा ना। तो बस उसको अब डेफिनेशन को चेंज करते हैं और हेनरीज लॉ कहते हैं कि आप इस तरीके से भी कह सकते हो। क्या? अब हम इसको सोल्यूबिलिटी के टर्म में लिखते हैं, तो उसको लिखेगा द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट हेनरीज लॉ लिख सकता था और सीधा इक्वेशन बना सकता था और मैं बोल सकता था आपको कि देखो ये हेनरीज लॉ नहीं, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। तो द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज directly proportional to the partial pressure of the gas। अब देखो क्या कह रहा था? solubility of a gas in a liquid at particular temperature is directly proportional to the partial pressure of the gas। तो जब हेनरीज लॉ अपना लॉ बना रहे थे, जब वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर गैस के ऊपर समझ रहे थे, तो कहीं दूर बैठकर डाल्टन जी भी इंडिपेंडेंटली एक इक्वेशन को समझ रहे थे। वो इक्वेशन क्या थी? पार्शियल प्रेशर वाली, कि कभी भी कि किसी भी लिक्विड में अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस डिसॉल्व है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो जो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। बस इसी बात को हेनरीज लॉ ने पकड़ लिया, इसी बात से हेल्प ले लिया हेनरीज लॉ ने, और उन्होंने कहा अब जो यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी वाली टर्म है ना, हम उसको यूज करेंगे एज अ पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करेंगे? एज अ पार्शियल प्रेशर। मान लो पर्टिकुलर गैस की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमने ले लिया, ए मेंशन कर दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the
सॉरी ये एक्स ए जो है, एक्स ए जो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है। जो हमने यहाँ पे सोल्यूबिलिटी वाली टर्म ली है वो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। मैंने कहा ना फील आना चाहिए कि आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जब तक सोल्यूबिलिटी वाली टर्म आएगी नहीं तो मजा कैसे आएगा सॉल्यूशन चैप्टर का। तो जब मैंने बताया कि जो डाल्टन जी ने अपना इक्वेशन बना रखा था, उसी की हेल्प से इन्होंने हेनरीज ने भी अपना हेल्प ली और एक लॉ क्रिएट कर दिया। तो वो क्या है, जो सोल्यूबिलिटी टर्म है यहाँ पर हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन। ध्यान देना, अब हम जो सोल्यूबिलिटी टर्म थी उसको किस में लिया है, मोल फ्रैक्शन में। और वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी गैस की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डिपेंड होगी पार्शियल प्रेशर पे। अब आपको पता होगा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, 11th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो एक कंटेनर में बहुत सारी गैस है, तो अगर मैं टोटल प्रेशर कहूं तो मान लो यहाँ पे 3 तरह की गैस है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB प्लस PC। अब यहाँ पे PA PB PC क्या है, पार्शियल प्रेशर। इन टोटल प्रेशर में से जो एक गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी लिक्विड में बहुत सारी गैस सोल्यूबल है, तो उस गैस का सोल्यूबिलिटी पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा, वो ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं और हम यहाँ पे ले लेते हैं K डैश, तो ये हो गया PA, ठीक। यहाँ पे XA, ये हो गया PA, ठीक। अब इस XA और PA को आपस में इंटरचेंज करते हैं और क्या लिख देते हैं, इसको कर देते हैं इस तरीके से। एक काम करते हैं, PA आ गया इधर और ये 1/K डैश और ये हो गया XA, तो ये हो गया PA इक्वल्स टू KH XA। तो बस यही थी हेनरीज लॉ की इक्वेशन। क्या हो गई, अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ऊपर से। तो जो मेन इक्वेशन बन गई हमारी वो ये बन गई PA इक्वल्स टू, अब देखो जो यहाँ पे 1/K है तो ये हो गया हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। यहाँ पे मैं साइड पे लिख भी देता हूँ, जो KH है वो क्या है 1/K, और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। अब ये बन गई हेनरीज लॉ की इक्वेशन। तो आप यहाँ पे सिंपल सा कह सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर है या वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे हेनरीज लॉ किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो हम वही बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, अब इससे कंक्लूड कर पा रहे हो आप, इससे कह पा रहे हो कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होएगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा या सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस बढ़ेगी। अब बात करें इस KH की, तो ये KH है जिसकी यूनिट, ये देखो जिसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो ये KH PA के, तो ये KH की जो यूनिट हो जाएगी वो ATM हो जाएगी या बार हो जाएगी, आप कह सकते हो। अगर हम बात करें KH किस तरीके से डिपेंड करता है, तो देखो KH किसके ऊपर फंक्शन करता है, नेचर ऑफ द गैस पे। दूसरी बात, पहला नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द गैस, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, क्योंकि KH एक कांस्टेंट है, ठीक। तो KH किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस पे। और दूसरी बात आप यहां पे देखोगे कि जो ये KH था ये 1/K था, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो। तो हम इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो जो KH की वैल्यू है वो डिक्रीज होएगी, और KH की वैल्यू डिक्रीज होएगी तो जो सोल्यूबिलिटी है वो भी डिक्रीज होएगी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होएगी। अब आपने ये तो पढ़ लिया, पर आपको पता है हर जगह हेनरीज लॉ फॉलो नहीं किया जा सकता, हर जगह हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हम ये तो कहते हैं कि जो हेनरीज लॉ है क्या बता रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस या इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। पर सिर्फ उसी लिक्विड में जहां पर, या आप कह सकते हो, चलो मैं लिमिटेशन लिख के समझाता हूं। लिमिटेशन
कि हेनरीज लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हेनरीज लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे एक सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर आप HCl गैस है उसको वाटर में मिलाओगे तो ये क्या हो जाती है, ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाती है और वाटर में मिल जाती है। तो ये क्या बना लेती है, कंपाउंड बना लेते हो। ये एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे ही आप NH3 को पानी में डालते हो तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेती है। तो हेनरीज लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं है जहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट गैस और सॉल्वेंट वाटर मिलकर क्या बना ले, या वाटर की जगह आप कोई लिक्विड भी बोल सकते हो, मिलकर अगर कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं तो वहां पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर बात करें एप्लीकेशन की तो एप्लीकेशन भी लिख लो। तो जो एप्लीकेशन जो है देखो, तो आपको यहाँ पे समझ में कि लिमिटेशन कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। बहुत बच्चों को पता नहीं रहता कि कहाँ पर एप्लीकेबल है कहाँ पर नहीं। मैं स्टार्टिंग में भी बता सकता था पर मैं स्टार्टिंग में नहीं बता रहा था ताकि आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है ना। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बतानी चाहिए, तो इसीलिए मैंने भी बताया कि हेनरीज लॉ आपने पढ़ा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हेनरीज लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल है कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात तो मैंने बता दी कि कहाँ पर एप्लीकेबल है, और दूसरी बात कि अब तो पहले तो आपको पता चल गया जहां पर कंपाउंड फॉर्म नहीं होना चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा तभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है। और दूसरा हाँ एक और भी कह सकते हो, एक जगह और एप्लीकेबल नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, वरना नहीं है, जब गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। अब एप्लीकेशन की बात करें हम, तो एक अच्छा सा एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में। आप देखते होंगे जो वहां पे जो CO2 डिसॉल्व होती है इन कोल्ड ड्रिंक, लिख देते हैं, जो CO2 गैस डिसॉल्व होती है कोल्ड ड्रिंक में, आप देखा होगा उसको काफी हाईली प्रेशर पे उसको बंद किया जाता है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की जो ढक्कन खोलते हो उसमें से सारी गैस बज़ करके बाहर आ जाती है। तो उसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि आप जैसे ही उसकी कैप को खोलते हो, तो कैप खोलते हैं तो जितनी भी गैस प्रेशर होती है वो कम हो जाती है। प्रेशर कम होने की वजह से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, और जिसके वजह से लिक्विड में से गैस बाहर आ जाती है। अब आपको कोल्ड ड्रिंक पीने में कोई मजा नहीं आने वाला, इसीलिए उसको टाइट सील करके रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को टाइट सील करके बंद करके रखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे जैसे कोई भी माउंटेनियरिंग होता है, जो भी बंदा माउंटेन पे चढ़ता है वो अपने पीछे सिलेंडर लेकर चढ़ता है, गैस की सिलेंडर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो जो गैस का जो प्रेशर है वो कम होता है, तो जो सोल्यूबिलिटी है गैस की वो कम हो जाती है। तो उसके अंदर के जो ब्लड है, जो अंदर का लिक्विड है, वो भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके नाक में से ब्लड आ सकता है। तो इसीलिए वो साथ में अपने गैस का सिलेंडर लेकर जाता है, ताकि हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर, गैस का प्रेशर कम हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो माउंटेन वाले बंदे हैं वो अपने पीछे सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको जितना भी कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। देखो, आप अलग अलग तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, आप मीम शेयर करते हैं, आप सॉन्ग शेयर करते हैं, पर आप क्या एक टीचर की वीडियो शेयर नहीं कर सकते? कोई नहीं, हमें मैटर नहीं है कोई देखे या ना देखे, पर अगर आप एक टीचर की वीडियो को शेयर करते हो तो वो उस टीचर के लिए रिस्पेक्ट है, वो भी टीचर को भी अच्छा लगता है। बहुत सारे आप मीम काम की चीज़ें नहीं, आप उसको शेयर करते हो। तो पढ़ाई शेयर करने में क्या जा रहा है? क्या पता आपके शेयर करने से आप ये मत कहो कि देखो या ना देखो, आप बस शेयर करो, जिसको देखना होगा देख ही लेगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखो, एक बारी में चीज़ें समझ में नहीं आती। जब अगर हम पहली बार करते हैं तो एक बारी में तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। आप वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, बार बार देखो, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, अगर आप चाह रहे हो तो, ठीक है ना। एक बारी में कुछ भी समझ में नहीं आती। देखो, हम भी सालों से पढ़ा रहे, तब जाके हमें एक्सपीरियंस होता है, तब हमें जाके बिना देखे हम पढ़ा सकते हैं। तो ये तो था नहीं, मैं 12th में पढ़ा और मैं उठ कर आ जाऊँ यहाँ पे पढ़ाने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।